हम कर रहे हैं बायोलॉजी का लेक्चर। आप सोच रहे हो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मैम ला रही हैं। तो अगर रिवाइज नहीं किया है बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके एग्जाम के लिए, तो आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। और सबसे पहले तो थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, तब तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको थोड़ी समझ है और आप थोड़ा पढ़ चुके हैं, तो ये वीडियो क्विक वीडियो है आपके रिवीजन के लिए। और आई होप इट विल बी बेनिफिशियल। तो आपका ज़्यादा टाइम में बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करूंगी। बायोलॉजी के करीब 100 स्लाइड्स हैं, आपको बहुत क्विक में रिवीजन करवाऊंगी, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन सारा जो टॉपिक्स है बायो के वो सारे हो जाएंगे। अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है ये वीडियो आपके लिए, जिसमें जितनी भी स्लाइड है, एक आपको मटेरियल भी मिल रहा है, सारा आपके टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको रीड भी कर सकते हैं और मैं एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी से ही शुरुआत करते हैं कि बायोलॉजी है क्या। ब्रांच ऑफ साइंस है ये, जिसमें क्या करते हैं हम, विच लिविंग बीइंग्स आर स्टडी, जिसमें हम कोई भी जीवित संरचना है उसकी स्टडी की जाती है। बायोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, यहाँ पर ये रहा आपका जूलॉजी। बॉटनी में क्या स्टडी करते हैं हम, प्लांट्स, और जूलॉजी में क्या स्टडी करते हैं हम, एनिमल्स की। और एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, लेकिन जो थियोफ्रेस्टस थे उन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये आपका स्ट्रक्चर है सेल का, जिसपे मोस्टली पूरी बायोलॉजी बेस्ड है। इसका स्ट्रक्चर आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेल क्या है, सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है। जो लाइफ का जो जीवन है उसका जो आधारभूत संरचना जिसे हम कहते हैं, उसे कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। स्मॉलेस्ट सेल जो होता है 0.1 से 0.5 होता है माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, और लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का होता है, जिसकी की लेंथ क्या होती है 170 mm से 130 mm। अमीबा अपना जो फूड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इस तरीके से जब लेता है, तो उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर वेसिकल्स बना लेती है और फूड पार्टिकल ये अंदर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी का उल्टा होता है एक्सोसाइटोसिस, जिसमें कि वेस्ट मटेरियल है, कुछ भी मटेरियल है वो बाहर जा सकता है इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। वेसिकल जो है वो जो मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट, उसको बाहर भी छोड़ सकते हैं। तो इसी का जस्ट उल्टा होता है एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सेल जो है मेजरली देखे जाए तो प्रोकैरियोट्स भी होते हैं और यूकैरियोट्स भी होते हैं। प्रोकैरियोट्स में आपका जो जेनेटिक मटेरियल है इस तरीके सेंटर में यहाँ ऐसे ही पड़ा रहता है, या कोई आपको ऐसे सर्कल या न्यूक्लियस नजर नहीं आता है। जो कि जैसे ही आप यूकैरियोटिक पढ़ते हैं तो उसमें आपको न्यूक्लियस बाकायदा ऐसे होता है, और ये आपका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर पड़ा होता है। ये आपकी बाकायदा एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो ये डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक्स में। तो प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, और यूकैरियोटिक्स के एग्जाम्पल प्लांट सेल, ह्यूमन सेल, फंगाई, एल्गी, इसी ये सब हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं, और डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो सब्सटेंस है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। वाटर जो है वो भी इसी तरीके का लॉ ऑफ डिफ्यूजन ओबे करता है, हमेशा ये अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। सब्सटेंस लाइक CO2 और O2 भी इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होते हैं। और यही ये प्रोसेस क्या है आपका डिफ्यूजन। अब जैसे इंक का अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं इंक अपने हाई रीजन पे है यहाँ पर, और ये इसी तरीके से जहां जहां जो लो रीजन है वहां तक ये डिफ्यूज हो जाएगी। तो वही है डिफ्यूजन क्या है, लो हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। केस हम देख रहे हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट मूवमेंट हम स्टडी करते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक तरीके का स्पेशल केस ही होता है, डिफ्यूजन की तरीके से ही होता है, बस इसमें सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन को हम नजर में रखते हैं या उसके उसको रेफर करते हैं। एक टाइप्स देख लेते हैं ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस तीन तरीके का होता है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है, बहुत सारा पानी जो है सेल के अंदर आ जाता है। तो ये आपकी पूरी सेल है। और ये याद रखिए, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये सेल वॉल है, ये आपको ध्यान रखना है अभी फिलहाल। तो पूरा पानी जो है वो सेल के अंदर आ जाता है, और निकलता बाहर कम है लेकिन ज्यादा आ जाता है। तो इस तरीके से सिचुएशन क्या है आपकी, हाइपोटोनिक है। जैसे किशमिश अगर पानी में रख देंगे बहुत सारा पानी वो अंदर, तो कैसे स्वेलअप हो जाता है, वो एक कंडीशन है, क्या है, हाइपोटोनिक। अब आइसोटोनिक में क्या हो जाता है कि पानी जितना जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है। सेम सिचुएशन अगर है तो आइसोटोनिक। अब हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है कि पानी जो है
अगर सेल पानी को छोड़ दे, ठीक है, जितना अंदर जा रहा है उससे ज्यादा अमाउंट में वो लीव कर रहा है, ठीक है, तो वो शेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपरटोनिक। अब होता क्या है, जब भी आपका जो अब हाइपरटोनिक कंडीशन को आप एक बार समझिए कि जब भी कोई सेल होता है, अगर वो पानी वहां से बहुत ज्यादा निकल रहा है, ठीक है, तो वो जो कंटेंट है वो एक जगह कंसंट्रेट हो जा रहे हैं सेल वॉल से, देख रहे हैं आप ये डिस्टेंस। तो इस तरीके से जब श्रिंकेज हो जाता है, वाटर जो है लॉस हो रहा है लगातार, तो वो क्या कंडीशन क्या कहलाती है, प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। तो व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू अगर पानी को लूज कर रहा है, देयर इज श्रिंकेज कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। ठीक है, कहाँ से श्रिंकेज हो रहा है, सेल वॉल से। जो आपका कंटेंट है, सेल का जो भी कंटेंट है वो सेल वॉल से दूर हो जाता है, और इस वजह से श्रिंकेज हो जाता है, और ये कंडीशन क्या कहलाती है, प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। ये आपका सेल वॉल है, इसको ध्यान रखना है। प्लाज्मोलाइसिस में क्या हो जाता है, श्रिंकेज हो जाती है, वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। यहाँ आप देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक ये इस तरीके का सेल में पाया जाने वाला फ्लूइड होता है जिसे साइंटिस्ट प्रोटोप्लाज्म भी कहते थे। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। और ये राइबोसोम्स बने किसके होते हैं, ये राइबोसोम बने होते हैं आपके आरएनए और प्रोटीन के। आरएनए और प्रोटीन, आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है रफ और एक होता है आपका स्मूथ। एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ, ठीक है, ये यहाँ पर दिया है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फैट बनाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ फैट और एसिड। लेकिन जो रफ होता है वहां पर आपका राइबोसोम्स पाया जाता है, ठीक है, राइबोसोम वहां पर प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम्स क्या करते हैं, आगे प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं, प्रोटीन बनाने की, ठीक है। राइबोसोम्स की खुद की अपनी लार्ज और स्मॉल यूनिट होती है, जैसे कि 50s यहाँ दिख रहा है, 30s दिख रहा है। तो इस तरीके से इनकी ये एक स्ट्रक्चर है जो कि राइबोसोम्स के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। गोल्गी अपरेटस क्या होते हैं, देखिए जो सेल होता है, सेल में कई तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें से ये आप एक ये मानेंगे जो गोल्गी अपरेटस है। ये स्ट्रक्चर पूरा गोल्गी अपरेटस का है, जो कि क्या करते हैं, पैकिंग के लिए काम आते हैं। सेल में जो भी सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के बाद या कुछ भी है, तो वो पैकिंग के लिए काम आते हैं गोल्गी अपरेटस। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है, गोल्गी अपरेटस पैकिंग करने के लिए काम आता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये लाइसोसोम्स भी बनाते हैं, जो कि क्या करते हैं, अनवांटेड मटेरियल अगर है या बैक्टीरियल है या कोई भी ऐसी चीज है जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है, उसको डाइजेस्ट करने में काम आता है। तो लाइसोसोम्स का जो मैन्युफैक्चर है वो गोल्गी अपरेटस यानी गोल्गी बॉडीज पे होता है। इसके जो साइंटिस्ट थे वो गोल्गी थे, ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। लाइसोसोम एक तरीके का सोसाइटल बैग है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज हेडेड फॉर द लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जितनी भी जो भी आपकी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो भी केमिकल एक्टिविटीज हो रही है, सबके लिए एटीपी चाहिए, और एटीपी कहाँ बनेगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी कहाँ प्रेजेंट होगा, सब सेल के अंदर ही, ठीक है। तो एटीपी क्या है, करेंसी ऑफ सेल है, सेल की करेंसी है ये एक तरीके से। माइटोकॉन्ड्रिया के अपने पास अपना डीएनए होता है, एंड राइबोसोम्स भी होता है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो अपने लिए प्रोटीन बना पाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल एब्सेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। एंड आरबीसी ऑफ मैमल्स, मैमल्स में भी मैमल्स की जो आरबीसीज होती है उसमें भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं, आरबीसी में क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नो, नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, नो। सेंट्रियोल देखते हैं। सेंट्रियोल आर कंसर्न विद द सेल डिवीजन। जब भी सेल डिवाइड करेगा तो सेंट्रियोल बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। इट इनिशिएट द सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है। उसके बाद प्लास्टिड्स देखेंगे। प्लास्टिड्स दीज आर टू टाइप्स, ठीक है, सॉरी दीज आर थ्री टाइप्स। यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है।
क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स और फ्लावर्स में ये कलर देते हैं, जैसे रेड वगैरह कलर आपको दिखता है ब्राउन, तो ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट इसमें होता है स्टार्च और ऑयल में, ये जो है प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। देखिए, ये जो प्लास्टिड्स है ये कलर देते हैं, एक तरीके से कलर पिगमेंट आप इन्हें कह सकते हैं, होते हैं, ये सिर्फ आपके प्लांट सेल में मिलेंगे। उसके बाद प्लास्टिड्स आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, ये अपने आप रिप्लिकेट भी कर सकते हैं, इनको पावर है डिवाइड करने की, इनके अंदर अपना डीएनए होता है, अपने आरएनए होता है, अपना राइबोसोम्स होता है। ठीक है, प्लास्टिड्स कंटेन पिगमेंट क्लोरोफाइल। क्लोरोफाइल को हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। इट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पर आपका फोटोसिंथेसिस होता है। नॉन लिविंग पार्ट विद इन द सेल, ये एक तरीके का नॉन लिविंग पार्ट है सेल के अंदर। हम वैक्यूल कर रहे हैं, वैक्यूल में जो होता है वो प्लांट सेल मान लीजिए या एनिमल सेल मान लीजिए, तो प्लांट सेल में एक ज्यादा एरिया ले लेता है वैक्यूल, जबकि एनिमल सेल में ये छोटा छोटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर फ्लूइड्स भरा रहता है, जिसके अंदर शुगर, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड ये सब होते हैं, इसके अंदर वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल के जो जो मेम्ब्रेन है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, टोनोप्लास्ट। ठीक है, इस साइज इन एनिमल इज स्मॉल, छोटा होता है, मैंने बता दिया, प्लांट में ये बड़ा होता है, और इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड, शुगर, ये सब वैक्यूल के अंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेल न्यूक्लियस। सेल न्यूक्लियस क्या होता है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये सेल है, और सेल के अंदर ये सेंटर में ये न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सेल के ब्रेन की तरह काम करता है। इट हेल्प इन कंट्रोल ईटिंग, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये आपका सेल को मूवमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, सबके लिए हेल्प करता है। ठीक है, नॉट ऑल सेल हैव न्यूक्लियस, हर सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने प्रोकैरियोट यूकैरियोट में पढ़ा था, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेन फॉलोइंग कंपोनेंट। न्यूक्लियस में ये कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैसे कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस है, और यहीं पर ये क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। क्रोमेटिन क्या होते हैं, इसमें अगर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे हम, एक तरीके से क्रोमेटिन कहते हैं। When cell is resting state, there is a something called chromatin in the nucleus. देखिए, अब कब क्रोमेटिन कहना है, कब डीएनए कहना है, ये भी हम इस पे आ चुके हैं, इसको मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी फिलहाल अगर आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसी तरीके से पड़ा हुआ है, इस तरीके से कोई संरचना नहीं ली हुई है, कोई स्ट्रक्चर नहीं लिया हुआ है, जैसे बाल का एक गुच्छा होता है ना, उस तरीके से अगर पड़ा हुआ है तो उसे क्रोमेटिन कहेंगे। ठीक है, क्रोमेटिन कहेंगे, ध्यान रखना, क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए एंड न्यूक्लियस प्रोटीन। डीएनए आरएनए आर द न्यूक्लियस एसिड इनसाइड द सेल। डीएनए और आरएनए क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, न्यूक्लियस एसिड नहीं, न्यूक्लिक एसिड इनसाइड द सेल। व्हेन द सेल इज गोइंग टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड करता है तो ये क्रोमेटिन बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और ये कंडेंस होके ये एक साथ आ जाते हैं, और एक साथ होके ये क्रोमोसोम बना लेते हैं। अब जब सेल डिवाइड कर रहा होगा तो ये जो बालों जैसा जो मैंने बताया, एक तरीके गुच्छा जैसा पड़ा हुआ होता है क्रोमेटिन। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये प्रॉपर अलाइन होके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरीके से, तो ये कहलाता है आपका क्रोमोसोम। ये सिर्फ शेप चेंज हो रही है, आपको ध्यान रखना है सब डीएनए ही, लेकिन इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन कहेंगे, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम कहेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से पड़ा हुआ है, अगर बिल्कुल कोई शेप नहीं है, कंडेंस फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे क्रोमेटिन। यहाँ डिवीजन के टाइम में ये अलाइन होकर इस तरीके का स्ट्रक्चर बना ले रहा है, तो आप कहेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, इट कंडेंस एंड व्हेन द क्रोमेटिन कम्स टुगेदर, जब एक साथ आ जाते हैं क्रोमेटिन, तब आप कहते हैं क्रोमोसोम कहते हैं। देखिए, है तो अल्टीमेटली डीएनए ही। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। अब सबकी शेप अलग अलग है। अगर ये आपका हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहें तो ये यहाँ पर क्रोमेटिन है एक तरीके से। ठीक है, सिंगल। और अगर ये पर्टिकुलर एक शेप ले ले इस तरीके से, है ऐसे अलाइन हो जाए, तो आप कहेंगे इसको क्रोमोसोम कहेंगे। तो ये आपका एक तरीके का है तो डीएनए, डीएनए से मिलके बना होता है सब। आप क्रोमोसोम कह लो, क्रोमेटिन कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो सारा आपका डीएनए का मिलके बना होता है। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। अभी मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपको बस थोड़ी जानकारी। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, ये कैरी इंफॉर्मेशन करते हैं, कैरी, और ये डीएनए के बने होते हैं।
इनका डीएनए का एक सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, इस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं। जब क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और अनकॉइल्ड पोजीशन में पड़े होंगे तो उसे हम क्रोमेटिन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमेटिन कहेंगे। ठीक है, क्रोमेटिन कहेंगे। क्रोमोसोम्स पेयर में पाए जाते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 के पेयर में ये होते हैं। अब पीस के अंदर केवल 12 क्रोमोसोम, डॉग्स के अंदर केवल 78। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्सिटी। ये आपका इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड नहीं होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोलस क्या होता है? इसे डेंस स्फेरिकल ग्रेन्यूल होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है। देखो, अगर ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन स्टोर्ड होती है। नेक्स्ट देखते हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग सेल। कुछ सेल्स के जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप देख के जाइएगा। जैसे नर्व सेल जो होती है ये लॉन्गेस्ट होती है। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल आरबीसी होती है। लार्ज ह्यूमन सेल फीमेल का, लार्ज ह्यूमन सेल अगर बोले तो फीमेल का जो ओवम होता है वो होता है। द सिंगल लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा। एवरी 3 मिनट 3 मिलियन सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी या बॉडी डाई। हर 3 मिलियन सेल जो है एवरी मिनट में वो खराब होती रहती, डिस्ट्रॉय होती रहती, मरती रहती। सीव ट्यूब इन प्लांट एंड मेच्योर मेमेलियन आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस। देखो, सीव ट्यूब्स प्लांट्स में होते हैं जो कि जिनमें क्या होता है? आरबीसी वगैरह नहीं होती है। अब सीव ट्यूब की बात कर रहे हैं तो आरबीसी कहाँ से आएगी? ठीक है, द रेड ब्लड सेल्स कैरीज रेस्पिरेटरी गैसेस। रेड ब्लड सेल्स में क्या होती है? रेस्पिरेटरी गैसेस होती है। सीव सेल्स इन प्लांट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट इन प्लांट। देखो, सीव सेल्स जो होते हैं ये प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, और इसका होमोजेनस एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है इन इट्स एक्टिव स्टेट्स। ये अपने एक्टिव स्टेट्स में होता है। रिमेन सैचुरेटेड विद वाटर, और इसके अंदर क्या होता है? पानी होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फोल्डिंग्स है जिसको क्या कहते हैं? हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये देखिए आप, सिस्टर्नी कहते हैं। ये मैट्रिक्स होती है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है ये आपका, ये जो मेम्ब्रेन है और अंदर ये सिस्टर्नी जहां पर है, ये आपका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। यहाँ पर अब आपका एटीपी सिंथेसिस एंजाइम एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहां पर एटीपी सिंथेसिस होता है। जो एटीपी बनाने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये आपकी इनर मेम्ब्रेन आपको पहचाननी है और आउटर कौन सी है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टिश्यू के बारे में देख लेते हैं। टिश्यूज जो है आपका एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ठीक है, एपिथेलियल किस बेस पर होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ लेयर कितनी है तो एपिथेलियल टिश्यूज है। व्हेन एपिथेलियल है सिंगल लेयर है तो सिंपल एपिथेलियल, मल्टीपल लेयर है तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। अगर लेयर जो ऑन द बेसिस ऑफ शेप के अगर हम फॉर्म में देखें तो एपिथेलियल टिश्यू कुछ और भी तरीके के होते हैं, जैसे क्यूबॉइडल है, आगे भी है कॉलमनार है। तो फिलहाल अगर क्यूबॉइडल की बात करें तो ये आपको क्वेश्चन आता है, कहाँ पूछा जाता है? किडनी, सिलेवरी ग्लैंड है, इनर लाइनिंग्स ऑफ चीक्स, गालों की लाइनिंग्स में। ठीक है, चीक्स की लाइनिंग्स में। और ये क्या देते हैं? मैकेनिकल एक स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Columnar occur in sweet gland, tear gland, salivary gland. Its main function is to give mechanical strength. Squamous कहाँ पर होता है? स्किन, लंग्स और किडनी में। ये प्रोटेक्ट करते हैं किससे? इंजरी से और जर्म्स से। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हम कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ रहे हैं और कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर दो तरीके के दिए हुए हैं, एरियोलर और एडिपोज। एरियोलर टेंडन और लिगामेंट, और एडिपोज आपका बोन मैरो, बोन, कार्टिलेज और ब्लड और लिम्फ। एरियोलर टिश्यू जो होता है ये आपका जो ऑर्गन्स और मसल्स के बीच में जो गैप होता है वो फिल करता है। और उसके बाद इसका जो मेन फंक्शन होता है ये ज्वाइन करता है, यानी कि स्किन को मसल्स से जोड़ता है, सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को, रिपेयर करता है टिश्यूज को। उसके बाद टेंडन का बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम्स में, फंक्शन क्या होता है? तो ये मसल को बोन से जोड़ता है, MTB, मसल को बोन से जोड़ता है। और लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से जोड़ता है, BB। लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से जोड़ता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, BB और MTB।
उसके बाद एडिपोज टिश्यू, ये कहाँ होते हैं, स्किन के नीचे पाए जाते हैं, इट अकर्स बिलो स्किन, ठीक है। इंटरनल, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होते हैं। एक तरीके के ये फैट होते हैं, जहाँ पर फैट स्टोर होता है, और ये कंजर्व करते हैं किसको, हीट को, ठीक है। और आपका ये येलो बोन मैरो उसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जो आपके स्केलेटन टिश्यूज होते हैं वो दो तरीके के, बोन और कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज आपकी जैसे नोज में, एपिग्लॉइटस में, वर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट होते हैं, जो फ्लेक्सिबल थोड़े से होते हैं, मुड़ सकते हैं ना। फंक्शन क्या है, सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी पार्ट्स को। बोन क्या है, बोन प्रोटेक्ट करती है हमारे डेलिकेट जो ऑर्गन्स हैं और मसल्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद बोन में जो बोन मैरो होती है वहां पे रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, ठीक है। फ्लूइड टिश्यू क्या होते हैं, फ्लूइड टिश्यू ब्लड और लिम्फ जो है वो आपके एक तरीके का फ्लूइड टिश्यू है, जो ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, O2, न्यूट्रिएंट, हॉर्मोन्स, ठीक है। ये कहाँ ले जाते हैं, ये आपके टिश्यूज तक, ऑर्गन तक ये ले जाएंगे। फिर एज द ल्यूकोसाइट जो होता है, ये भी आपका किस में प्रेजेंट होता है, लिम्फ में प्रेजेंट होता है, जो फाइट करता है किससे, डिजीज से फाइट करता है। एंड जो और आरबीसीज में भी होता है, ठीक है। तो आरबीसीज को क्या कहते हैं, फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब जो आरबीसी हो गया और डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को क्या कहेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। Whereas leukocyte fight disease and platelet help in clotting the blood. Platelets भी होती हैं, ठीक है, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो सेल्स यहाँ पर तीन तरीके की मान लीजिए, आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, और आरबीसी को इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, जो कि फाइट करती हैं डिजीज से, ठीक है। अब प्लेटलेट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ डिजीज, जब भी आपका ब्लड क्लॉट होगा तो प्लेटलेट्स वहां पे क्लॉटिंग करने में काम आती है। वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है, जैसे ब्लड, जैसे भी कट आता है जो स्किन है, तो यहाँ पे प्लेटलेट सब इकट्ठी हो जाएंगी, क्लॉट बना देंगी, और पानी जो ब्लड है आपका वो निकल नहीं पाएगा वहां से। ऐसा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका ब्लड लॉस होके डेथ भी हो सकता है। लिम्फ ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट इनटू हार्ट तक, एंड इट फॉर्म्स अ डिफेंस सिस्टम। लिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है क्या, न्यूट्रिशन इनटू हार्ट, एंड आल्सो डिफेंस द सिस्टम ऑफ बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम उसको भी मेंटेन करता है। तो लिम्फ एक तरीके का फ्लूइड ही है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ये कंट्रोल करता है अलोंग विद द ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। मस्कुलर टिश्यू स्पेशलिटी क्या होती है, इनमें एबिलिटी होती है कंट्रैक्ट करने की, मसल सेल्स को कंट्रैक्ट करने में एबिलिटी होती है ये। इनके कुछ टाइप्स होते हैं, स्केलेटन मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, नर्वस टिश्यू। नर्वस मसल्स भी कह सकते हैं एक तरीके से टिश्यूज, उसी से ही तो बनेंगी मसल्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद स्केलेटन मसल जो होते हैं ये आपके प्राइमरली बोन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इट अटैच प्राइमरली टू बोन्स, और उसके बाद इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड लोकोमोशन। जितना भी मूवमेंट होता है बॉडी का मूवमेंट, उसको कंट्रोल करते हैं क्या, या वहां पर बहुत बड़ा प्ले करते हैं रोल स्केलेटन मसल्स। देखिए ये जो भी आपका वॉलंटरी मूवमेंट है, जिसपे आपका कंट्रोल है, वहां पर ये काम आते हैं। जैसे कि आपको पैर चलाना है, हाथ चलाना है, आंख चलाना है, तो स्केलेटन मसल्स वहां पर काम आती है। लेकिन कार्डिक मसल जो कि आपको वहां पर, हार्ट की बात करें, वहां पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ये वहां पर इनवॉलेंट्री सारा मैकेनिज्म होता है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, मूवमेंट होता है। तो कार्डिक मसल क्या होती है, डकर्स इन हार्ट में पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स में काम आती है, हेल्प इन ब्लड पंप करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, सारा ब्लड बॉडी पार्ट्स में इधर उधर जाए उसके काम आती है। और उसके बाद स्मूथ मसल्स क्या होती है, इट कैन बी फाउंड इन स्टमक, स्टमक में पाई जाती है, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल्स में। दीज मसल कैन कॉज स्लो एंड प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन विच आर इनवॉलेंट्री। देखिए ये जो मसल्स हैं जहां पाई जाती है, ये तो आप समझ ही लीजिए। उसके बाद ये आपका कॉन्ट्रैक्शंस, प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस में काम आती है, यानी कि इस तरीके के मूवमेंट विच आर इनवॉलेंटरी, ऐसे मूवमेंट जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि आपका इंटेस्टाइन में, स्टमक में क्या चल रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, अपने आप हो रहा है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वहां पर हम कहते हैं इनवॉलेंटरी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाएंगी, जहां पर इनवॉलेंटरी मूवमेंट होगा। नर्वस टिश्यूज क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंट्रैक्ट करते हैं, और जो मैसेज जो जनरेट होता है वो पूरे बॉडी बॉडी तक पहुंचाते हैं। मोस्ट ऑफ द नर्वस टिश्यू लोकेटेड कहाँ होते हैं, नर्वस सिस्टम तक लोकेटेड होते हैं, में होते हैं, सीएनएस में।
द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि इसके दो टाइप्स होते हैं आपके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। द टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्लेक्सिबल जो बोन्स हैं जिन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं, ये हमारी रिब्स, ट्रैकिया, नोज और ईयरिंग्स सॉरी ईयर्स में पाई जाती हैं। उसके बाद सिंगल जो बोन होती है वो हमारी आर्म्स में और लेग्स में प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो पेयर ऑफ बोन्स है वो आपकी रेडियस और अल्ना, ये आपकी मिलेगी आर्म्स में, और टिबिया और फिबुला लेग्स में मिलेगी। ये क्या ज्वाइंट करती हैं, ये ज्वाइंट करते हैं रिस्ट और एंकल को ज्वाइंट करेंगी। ठीक है, उसके बाद कार्टिल जो है वो रिस्ट ज्वाइंट पे पाई जाते हैं। द टार्सल आर एंकल जॉइंट, और टार्सल जो होती है वो एंकल जॉइंट पे आपको मिलेगी। यानी कार्पल बोन्स कहाँ मिलेगी, रिस्ट जॉइंट पे, और उसके बाद टार्सल कहाँ मिलेगी, एंकल जॉइंट पे। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे एक रेडियस है, ये अल्ना है, ये रेडियस है, ये अल्ना है, और ये आपका पूरा ये क्या है, मेटाकार्पल। और पूरा तो है कार्पल, उसके बाद ये शॉर्ट में जो जो आपकी फिंगर्स में जा रहा है यहाँ पे, ये क्या होगी, मेटाकार्पल। ठीक है, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, और आपको ये पूरी क्या होगी, कार्पल बोन हो गई। नेक्स्ट देखिए। चलिए थोड़ा बोन्स के बारे में डिटेल में देखते हैं। बोन में होती है मैट्रिक्स, और उसमें भरा होता है आपका कोलेजन फाइबर, कैल्शियम, मिनरल्स, ये सब होता है। उसके बाद आपकी जो बोन होती है, बोन भी आपकी फीमर, ह्यूमरस, ठीक है, स्टर्नम, ये सब हम बात कर रहे हैं। फीमर कहाँ होती है आपकी, लेग्स में। तो सबसे लंबी थाई बोन्स जो होती है उसे फीमर कहते हैं। ह्यूमरस आर्म्स में होती है। स्टर्नम क्या है, ये जो आपको बोन दिख रही है स्टर्नम है। तो यहाँ पर होता क्या है, हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी, तो इसमें होता है रेड मैरू। रेड मैरू में होती है स्टेम सेल, जो अपने आप को क्या कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, सेलुलर कंपोनेंट बनाती हैं, और इम्यून सिस्टम भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद येलो मैरो एट द सेंटर ऑफ द बोन, बोन्स के अंदर क्या होता है, येलो मैरो होता है। इट इज यूज टू स्टोर फैट, हड्डी के अंदर जो भरा हुआ होता है सब क्या है, येलो मैरो, और उसके अंदर क्या है, फैट है। तो आउटर लेयर जो बोन्स की होती है उसे पेरिस्टोमियम कहते हैं, मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, ये देखिए पेरिस्टोमियम, ये पेरिस्टोमियम कहते हैं इसको, आउटर लेयर ऑफ बोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जॉइंट्स इज अ लोकेशन एट विच टू बोन्स मेक्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट। देखिए जॉइंट्स बहुत जरूरी है मूवमेंट्स के लिए। इन्वॉल्व बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी का बोनी पार्ट्स होता है ये, और ये आपके मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए बहुत जरूरी है। जॉइंट्स अब हम बात कर रहे हैं तो सनोवियल जॉइंट्स की बात करें। सनोवियल जॉइंट्स जो कि मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, मूवेबल जॉइंट दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड स्पेस और कैविटी बिटवीन द बोन्स। बोन्स के बीच में जो कैविटी होती है, जहाँ वहाँ जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको आपको मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। दिस काइंड ऑफ जॉइंट आर क्लासिफाई, ये 6 तरीके के होते हैं। एक तो आपका ग्लाइडिंग जो है, आगे भी हम बात करेंगे, इसे प्लेन जॉइंट भी कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं। ये कहाँ होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन कार्पल, कार्पल कहाँ हो, जहाँ पे हमने हैंड आपकी रिस्ट की जो हमने हड्डियों की बात की थी वो क्या है, सारी आपकी कार्पल है। ओनली स्लाइडिंग मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन इज अलाउड, स्लाइडिंग मूवमेंट आप कर सकते हैं सारे डायरेक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं। हिंज जॉइंट, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नी जॉइंट पे। पाइवट, पाइवट जॉइंट ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, एटलस एंड एक्सिस पे। सैडल जॉइंट, कार्पल एंड मेटाकार्पल। और बॉल और सॉकेट आपको पता होगा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ह्यूमरस एंड पेक्टोरियल ग्रेडल, जो आपका आर्म्स होती है, शोल्डर बोन होती है, वहां पर होता है आपका प्रेजेंट बॉल और सॉकेट जॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम, अगर मस्कल मसल्स में, स्केलेटन सिस्टम में कोई डिसऑर्डर हो जाता है तो क्या क्या होता है डिजीज, जो कॉमन है वो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो मेस एस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून मतलब इम्यूनिटी के अगेंस्ट में कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं, उसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। इट अफेक्ट न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन, यानी कि जो हमारा मसल्स, जो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है ना जो मसल्स को, वो पूरा इफेक्ट हो जाता है इस डिसऑर्डर से, जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल्स वीक, जो आपकी स्केलेटल मसल्स हैं वो वीक होने लगती हैं, डिफेक्ट हो जाता है मसल्स प्रोटीन में, और मसल सेल्स की डेथ होने लगती है, टिश्यूज, उनके टिश्यूज की भी डेथ होने लगती है।
तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। रिमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। देखिए आपकी जो मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, वहां पर इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह हो जाती है, तो उसको कहते हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस। साइनोवियल, ये आप देख सकते हैं, ये आपका साइनोवियल फ्लूइड है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है साइनोवियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस उसे बोलते हैं। उसके बाद है ऑस्टियो अर्थराइटिस, डीजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। ऑस्टियो अर्थराइटिस क्या होता है? जो आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये देखिए, ये जो कार्टिलेज है यहाँ पर, ये जो प्रेजेंट है, इस ये जब ये खराब होने लगती है, इसमें डिजनरेशन होने लगता है, तो फिर ऑस्टियो अर्थराइटिस हो जाता है। गाउट कॉज्ड बाय एक्सेस फॉर्मेशन, अगर आपका यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है, जॉइंट्स में जमा हो रहा है, तो गाउट हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या हो जाता है? लो बोन्स मास, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, बहुत ही इनका जो वेट है वो कमजोर हो जाता है। इंक्रीज फेजाइल और प्रोनेस टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पीएनएस जो होता है, ये सीएनएस को कनेक्ट करता है। पीएनएस कनेक्ट सीएनएस टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अलग अलग बॉडी पार्ट से भी तो जोड़ना है, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ द नर्व्स, ये कुछ नर्व्स से बना हुआ होता है। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू मेन सेल्स। देखिए आपके ये दो सेल्स से होते हैं, न्यूरॉन और न्यूरोन, न्यूरोग्लिया या ग्लायल सेल्स भी बोलते हैं। न्यूरॉन्स ट्रांसमिट नर्व मैसेज, ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये मैसेज ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी में। ग्लायल cells are in direct control contact with the neurons and often surround them. ये जो न्यूरोग्लिया है, ये डायरेक्ट कंट्रोल में रहते हैं या कांटेक्ट में रहते हैं किसके? न्यूरॉन्स के, और सारा जो मैसेज है वो पूरी बॉडी में इधर उधर पहुंचाने का काम करते हैं। न्यूरॉन इज अ फंक्शनल यूनिट, नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती है। हमारे वो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ थ्री पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के तीन पार्ट और उनके फंक्शंस देख लेते हैं। देखिए न्यूरॉन्स आपका, अगर हम स्ट्रक्चर बनाने बैठे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से रफ स्ट्रक्चर है। एक्सॉन, इसमें होता है एक्सॉन, डेंड्राइट्स और आपका सेल बॉडी। यहाँ पर ये आपका होता है सेल बॉडी, ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं, सॉरी ये डेंड्राइट्स होते हैं, और ये आपका होता है एक्सॉन होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक्सॉन होगा। अब एक्सॉन क्या होता है? इट कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी यहाँ से ये मैसेज एक्सॉन जो है लेके जाता है, ठीक है। और डेंड्राइट्स क्या करते हैं? ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सॉन ऑफ अनदर सेल। ये मैंने बताए थे ना, ये डेंड्राइट्स ये मैसेज को रिसीव करते हैं दूसरे किसी एक्सन से, ठीक है, दूसरे एक्सन सेल से ये रिसीव करते हैं, कंडक्ट करते हैं मैसेज, और सेल बॉडी से ये फिर आगे ले जाते हैं। उसके बाद होते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी में होता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, सेल बॉडी मैंने बताया था ना बीच में होता है, एंड अदर ऑर्गन। इट इज मेनली कंसर्न विद द मेंटेन एंड ग्रोथ, ये मेनली ग्रोथ के काम आता है, ठीक है। उसके बाद सिनेप्सिस देखिए, सिनेप्सिस जंक्शन बिटवीन नर्व सेल एंड अनदर सेल इज कॉल्ड अ सिनेप्सिस। सिनेप्सिस क्या होता है? एक आप कह सकते हैं एक जंक्शन होता है, एक जगह होती है जहां पर ये जो एंड हो रहा है, जो आपका टर्मिनल है, यहाँ पर अगर दूसरी आपकी आके न्यूरॉन शुरू होगी, तो वो जो जगह होगी उसको सिनेप्सिस कहेंगे, जंक्शन बिटवीन नर्व सेल एंड अनदर सेल, द स्पेस बिटवीन टू सेल, इसको कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड गैंग्लियन, फंक्शन को गैंग्लियन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन आई जो है कैमरे की तरह काम करती है, इसकी इमेज जो है रेटिना पे बनती है, और इसका जो डायमेंशन अगर देखें तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। या हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका समझने की कोशिश करते हैं कि जो आई होती है उसमें ये तो जो आउटर पार्ट जो होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। पूरा जो आपका आई होता है वाइट, और उसमें जो प्यूपल होता है वो सारा पूरा तो कॉर्निया कहलाता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बात करें, अंदर देखें, तो यहाँ पर ये आपको जो ब्लैक पार्ट नजर आता है जहाँ से लाइट एंटर करती है, वो आपका प्यूपल होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आयरिस होता है। जो ब्लैक पार्ट के बाहर आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा ना, वो आपका आइरिस होगा, और उसके पीछे होगा लेंस प्रेजेंट होगा। ये सारा विट्रस ह्यूमर भरा हुआ है, यहाँ पर फ्लूइड कह सकते हैं, ये रेटिना है।
ये फोबिया है। ये ऑप्टिक नर्व से जो कि आपका सिग्नल पूरा लेके ब्रेन तक पहुंचेगी। अभी हम ये बात करें तो ये रहा कॉर्निया, और ये प्यूपल हो गया आपका, ये कॉर्निया हो गया है ना, ये प्यूपल हो गया, और ये रहा आइरिस। ठीक है, ये आइस का कलर ब्लू ग्रीन आपको दिखता है ना, वो यहीं से होता है। ठीक है, यहाँ से लाइट एंटर करती है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कॉर्निया के बारे में देख लेते हैं। लाइट एंटर द आई थ्रू थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया, इसको कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, जहाँ वो जो वाइट आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, डोम शेप होता है, सरफेस दैट कवर द फ्रंट ऑफ आई, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फोकसिंग द विजन। प्यूपल क्या होता है? प्यूपल इज अ होल लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, आइरिस के जो बीच में जो सेंटर में आपको नजर आता है ब्लैक पार्ट, उसे प्यूपल कहते हैं। और अलाउ लाइट टू स्ट्राइक द रेटिना, ये लाइट को अलाउ करता है रेटिना पढ़ने के लिए। इट अपियर्स ब्लैक, ये ब्लैक होता है जहाँ से लाइट एंटर करती है। पीपल रेगुलेट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, कितना लाइट जाएगा नहीं जाएगा वो भी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। आइरिस का एक मस्कुलर डायफ्राम है दैट कंट्रोल साइज, पीपल का कितना साइज होगा उसको कंट्रोल करता है आइरिस। ठीक है, एंड दस द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द, और उस तरीके से जो लाइट है वो रेटिना तक पहुंचती है। सिलेरी मसल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेरी मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये लेंस को पकड़ के रखती हैं। ठीक है, तो लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, या जो भी है आइस के अंदर लाइट जब जाएगी, या लेंस की जो क्वालिटी है वो भी एज के साथ थोड़ा डिटीरिएट होने लगती है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिलेरी मसल्स जो है ये स्मूथ मसल्स होती हैं, आइस को एकोमोडेट करती हैं, जो लाइट कितनी जाएगी, कितनी डिस्टेंस पे जो इमेज है उस हिसाब से लाइट जो आइज है उसको, आइज का लेंस है उसको रेगुलेट करती है। फिर आपका एक्वस ह्यूमर जो है वो उसके फ्लो को भी रेगुलेट करती हैं। ये एक चेंजेस शेप, जो लेंस का जो शेप है इसको भी चेंज करती रहती है विद इन द आई। साइज, पीपल का साइज नहीं चेंज करती, ये लेंस का साइज चेंज करती रहती है। उसके बाद जब भी लाइट पड़ती है तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। ये सिग्नल ब्रेन तक जाता है। कौन लेके जाएगा? ऑप्टिकल नर्व्स जो है ये लेके जाएंगी, और ब्रेन फिर इंटरप्रेट करेगा, और फिर जो इंफॉर्मेशन है आपको ऑब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है वो दिखता है आपको। उसके बाद नोट द लाइट इज वेरी ब्राइट, जब लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट होती है तो आयरिस कॉन्ट्रैक्ट, जो आयरिस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। द पीपल contract the people to allow light to enter the eye। तो जब बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट होती है जो आयरिस है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है पीपल को, और इससे क्या होता है? लाइट कम जाती है, लेस लाइट एंटर इन द आई। हाउएवर डिम लाइट में क्या होता है? आइरिस एक्सपैंड कर जाता है ना। पीपल टू अलाउ मोर लाइट, बहुत ज्यादा लाइट जाएगी, जब कम होगी ना आइरिस और ज्यादा उसको क्या करेगा? पीपल को और ज्यादा एक्सपैंड कर देगा जिससे ज्यादा लाइट जाए। द पीपल ओपन कंप्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ द आई। द ह्यूमन बीइंग हैज अ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू अराउंड 150 डिग्री तक देख सकता है ये। वन आई ऑफ द एंड अबाउट 180 डिग्री विद टू आई, दोनों आई से 180 डिग्री ये देख लेता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूमन ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। ब्रेन एक सुपर कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है बॉडी का, 3 पाउंड ऑर्गन होता है ये, सीट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटरप्रिटेटर ऑफ सेंस, इनिशिएटर एंड बॉडी मूवमेंट, ये सब कंट्रोल बिहेवियर ये सब ब्रेन में होता है। ठीक है, ब्रेन जो है 3 बेसिक इसकी यूनिट होती है, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन बोलो, हाइंड ब्रेन बोलो, कुछ भी। द फोर ब्रेन इज लार्जेस्ट मेन थिंकिंग पार्ट होता है। फोर ब्रेन जो होता है वो सबसे ज्यादा थिंकिंग पार्ट होता है पूरे ब्रेन का। इट हैज रीजन विच रिसीव द सेंसरी इम्पल्स, इम्पल्स को ये रिसीव करता है फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर। सेपरेट areas of forebrain are specialized for hearing, smell and so on। मिड ब्रेन जो होता है, मिड ब्रेन कनेक्ट फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से या हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। हिंड ब्रेन कंट्रोल क्या करता है? बॉडी वाइटल फंक्शन सच एज रेस्पिरेशन, हार्ट रेट। तो हिंड ब्रेन जो है वो हमारा बॉडी का क्या कंट्रोल करता है? रेस्पिरेशन कैसा होगा, हार्ट रेट क्या होगा, वो सारा कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखते हैं। सेरिब्रम पढ़ेंगे।
सेरिब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, और ये पूरा ये सेरिब्रम है। इट इज एट द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का टॉप मोस्ट पार्ट होता है। इट इज सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का पार्ट है ये आपको मेमोराइज करने में, प्लान बनाने में, थिंक करने में मदद करता है। इट अलाउ यू टू रिकॉग्नाइज फ्रेंड्स, रीड बुक्स, ये सारा। उसके बाद वॉलंटरी एक्शंस ये कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मतलब जिस पर आपका सोचने पे, चलने पे, आपका बात करने में आप जो कंट्रोल चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। टिल साइट ऑफ सेंसरी परसेप्शन, यहाँ पर टैक्ट लगाना, ऑडिटरी परसेप्शन, क्या आवाजें हैं, क्या वो सारा कुछ यहाँ होता है। उसके बाद ये 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं इसको, ठीक है। ये आपका लेफ्ट और ये राइट। उसके बाद हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस लाइज बेस ऑफ सेरिब्रम के जस्ट बेस पे होता है। कंट्रोल स्लीप वेकअप साइकिल जो होती है बॉडी की, वो कंट्रोल करता है। भूख और प्यास को ये कंट्रोल करता है सेरिब्रम। मेडुला, इट लाइज एट द बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बेस पे ये मिलता है, और कंटिन्यू इनटू स्पाइनल कॉर्ड तक ये रहता है कंटिन्यू। उसके बाद ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी फंक्शन, मतलब जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एग्जाम्पल जैसे हार्ट बीट पे कोई कंट्रोल नहीं है, रेस्पिरेशन पे, साइज ऑफ पीपल पे, ब्लड प्रेशर पे, सैलिवेशन, वॉमिटिंग, ये सब पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, इनवॉलेंटरी फंक्शन से ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखते हैं। थैलेमस जो है वो एक तरीके से मिडिल मैन की तरह काम करता है। किस किस के बीच में? स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्रम के बीच में। इंफॉर्मेशन सेरिब्रम तक पहुंचाना और वहां से फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना, तो ये थैलेमस पे होता है। उसके बाद सीएसएफ जो फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, ये ब्रेन में पूरा सर्कुलेट रहता है, जो कैविटीज होती है वहां पर, ताकि शॉक वगैरह से बचा पाए ये ब्रेन को, ठीक है। और ये देखिए आप स्ट्रक्चर है, ये हमारा सेरिब्रल है, और उसके बाद ये आपका थैलेमस है, ठीक है। तो ये आपका मिड ब्रेन एंड डायंसेफेलॉन, ये वाला जो एरिया है पर्पल, दैट इज मिड ब्रेन। और उसके बाद नीचे क्या है? डायंसेफेलॉन। नेक्स्ट देखते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, इसमें हम मेनली हार्मोन्स वगैरह को पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, हार्मोन्स का रेगुलेशन वगैरह पढ़ते हैं। या हार्मोन्स क्या होता है? देखिए एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये ग्लैंड्स का बना होता है, मेडअप ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स और कुछ केमिकल्स जो कि बॉडी में बनते हैं। और ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये पूरा जो हार्मोनल एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करता है सेल्स और ऑर्गन्स पे। उसके बाद द हार्मोन्स रेगुलेट द बॉडीज ग्रोथ, ये जो हार्मोन्स है जिनसे ये बॉडी का जो ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, फिजिकल या केमिकल जो प्रोसेस होते हैं बॉडी के अंदर, या सेक्सुअल डेवलपमेंट होते हैं, उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन, एंडोक्राइन से ये बिल्कुल अलग होते हैं। और सिक्रीट करते हैं क्या? ये आपका सिक्रीट करेंगे फ्लूइड्स को, जैसे कि आपका सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी, सॉरी स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी, है ना। और डाइजेस्टिव सिक्रीट प्रोडक्ट दैट आर पास्ड आउटसाइड द बॉडी, से बाहर अगर जाने जो भेजना होता है फ्लूइड बॉडी को, तो वहां पर एक्सोक्राइन ग्लैंड काम करते हैं। अब उसके बाद हार्मोन आर ग्रुप्ड इन 3 क्लासेस में, स्टेरॉइड्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, अमाइंस होते हैं। तो एंडोक्राइन समझ में आ गया, जो ग्लैंड्स, किसी ग्लैंड से निकलेंगे जो हार्मोन्स, वो एंडोक्राइन। और अगर वहां पर ग्लैंड नहीं है, एब्सेंस ऑफ ग्लैंड है, और सीधे बॉडी से बाहर जा रहे हैं, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हम हार्मोन पढ़ रहे हैं। देखिए हम हार्मोन पढ़ रहे हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम जरूर आता है। अब जो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ, ये इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और जहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स का कह सकते हैं आप निकलते हैं, या ये एक्टिवेट करते हैं, कुछ इस तरीके का काम करते हैं। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पर लोकेटेड है? इस तरफ यहाँ पर लोकेटेड है आपका, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफन कॉल्ड मास्टर ग्लैंड इज लोकेटेड स्मॉल बोन कैविटी में, ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन की। स्टॉक लिंक द पिट्यूटरी टू हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है, विच कंट्रोल रिलीज ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, और यहाँ से क्या निकलते हैं? पिट्यूटरी हार्मोन निकलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हैज 2 लोब्स, इसके 2 लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर लोब होता है। टू लिटिल और टू मच ग्रोथ हार्मोन कैन कॉज ड्वार्फिज्म और गिगनेटिज्म। देखिए बहुत ना, जब बहुत ज्यादा अगर निकलेगा या बहुत कम निकलेगा हार्मोन्स, तो या तो बोनापन या बहुत कह सकते हैं जाइंट जो चीजें हो जाती हैं, तो वो सारा यहाँ से होता है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है,
जो कि सिक्रीट करता है नियर द एंड ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे निकलता है, एंड प्रिपेयर द ब्रेस्ट फॉर मिल्क, मिल्क को प्रोडक्शन के लिए तैयार करता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड नियर द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड प्रिपेयर द ब्रेस्ट को प्रिपेयर करता है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो ये भी कहाँ से आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब होते हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वहां से एंटी डायरेटिक हार्मोन निकलते हैं जो कि पानी को, वाटर को बैलेंस करते हैं बॉडी के लिए, और बॉडी का ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है ना, जब बच्चा पैदा होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान ये हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ में ये काम आते हैं। उसके बाद थायराइड जो है वो सबसे ज्यादा सर्दियों में सिक्रीट होता है, समर्स में कम होता है। एंडोक्राइन जो है सिस्टम जो है पोस्टल सिस्टम है, जिसे कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं बॉडी का। हॉर्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि कुछ ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। कुछ डक्टलेस ग्लैंड भी हैं, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हमने बात की थी ना, सलाइवरी ग्लैंड, या आपका कह सकते हैं स्वेट ग्लैंड, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो निकलते हैं, ठीक है। तो हॉर्मोन्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है। वो आपके एक्सोक्राइन भी हो सकते हैं, एंडोक्राइन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, एक आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है। आर एंडोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस द वैरायटी ऑफ हार्मोन। और ये आपका जैसे मान लीजिए ये आपकी किडनी है, मैं कहती हूँ ये, उस पे आपका ये इस तरीके से हार्मोन लगे हुए होते हैं, इसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और ये एक हार्मोन निकालते हैं एड्रेनल, ठीक है। एड्रेनल हार्मोन्स निकालते हैं, इसका भी अपना काम है। थायराइड जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी का। ये इंटीरियर नेक में पाया जाता है, बिलो एडम्स एप्पल। ये सिक्रीट करता है दो हार्मोन T3 और T4, इनको टायरोसिन कहते हैं। ये दोनों हार्मोन्स में आयोडीन होता है, बोथ दीज हार्मोन कंटेन आयोडीन। इन दोनों हार्मोन्स में क्या होता है, आयोडीन होता है, ठीक है। अब हाइपोथायराइडिज्म मतलब अगर जो है इनफ अमाउंट में हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं, वहां पर कम हो रहे हैं, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, हाइपोथायराइडिज्म होता है। अब जो बच्चों में अगर ऐसा हो जाता है, हार्मोन नहीं बन रहा है, तो क्रिएटिनिज्म हो जाता है, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन वगैरह वाली कंडीशन आ जाती है। इट कंट्रोल, अब इससे होता है क्या है, ये जो थायराइड होता है वो आपका रेट ऑफ यूज ऑफ एनर्जी कितनी यूज करनी है, प्रोटीन सिंथेसिस में, कंट्रोल द बॉडी की सेंसिटिविटी में ये हार्मोन बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। यानी कि ये टायरोसिन जो हार्मोन है, ये आपकी बॉडी की एनर्जी, बच्चों में या बॉडी नॉर्मल एडल्ट में भी प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन का बनना है, बॉडी की जो भी अदर एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिज्म है, वो सब हार्मोन्स यही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखते हैं। गोइटर आपने देखा होगा लगातार, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड पे जो आपका स्वेलिंग आपको नजर आता है, एनलार्जमेंट, तो उसको गोइटर कहते हैं। गोइटर एसोसिएटेड विद द इंक्रीज एंड नॉर्मल डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की जो इंक्रीज और डिक्रीज एक्टिविटी की वजह से गोइटर जो है हो जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनोवेटिव पॉलीपेप्टाइड, ये सब सर्कुलेट होते हैं किसमें, पेनक्रियाज इज ऑल्सो डाइजेस्टिव ऑर्गन ही है ये, ठीक है। इससे पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं, और ये किसके काम आते हैं, डाइजेशन के, अब्जॉर्प्शन के, न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट के डाइजेशन और उसके अब्जॉर्प्शन में काम आते हैं, जो कि कहाँ पर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को और लिपिड्स को, इन द कायम। जो कायम जो फूड आपका जो बचा हुआ रह जाता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वगैरह सबको ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। किसकी मदद से, पेनक्रियाटिक जो आपके एंजाइम्स हैं, जूसेस हैं, उसकी वजह से। अब इसके बाद अगर इनकी जो आपका पैनक्रियास से क्या निकलता है, आपका इंसुलिन निकलता है, अगर वो कम हो जाता है तो फिर आपका डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। कॉमनली सबको मिला के यहाँ पर जितने भी टर्म्स दिए सबको डायबिटीज कहते हैं। सलाइवा में क्या क्या होता है, कौन तो टाइलिन, माल्टेज ये प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होते हैं, एंजाइम्स, पेप्सिन, रेनिन। पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, टाइप ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये सब एंजाइम्स हैं। उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस, एराप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, ये सब नाम इनके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यूनिटी। लिम्फेटिक सिस्टम देखते हैं। देखिए, द स्प्लीन सर्व एज अ रिजर्वॉयर फॉर ब्लड।
एंड फिल्टर आउट प्योरीफाई द ब्लड एंड लिम्फ फ्लूइड फ्लो थ्रू इट। स्प्लीन में ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, ठीक है, और लिम्फ फ्लूइड का भी होता है। उसके बाद इफ द स्प्लीन डैमेज हो जाती है, रिमूव हो जाती है, तो हमारे को इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। उसके बाद एंटीबॉडीज देख लेते हैं। एंटीबॉडीज आर मेन टाइप ऑफ प्रोटीन होती है, और प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, इनको इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, ग्लोबुलिन कहते हैं। ब्लड देखिए, ब्लड एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, और क्वांटिटी ऑफ ब्लड जो ह्यूमन में होती है वो 7% होती है टोटल वेट के। पीएच जो होता है 7.4 होता है। 5 से 6 लीटर ब्लड जो है ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। फीमेल कंटेन हाफ लीटर ऑफ ब्लड इन कंपैरिजन ऑफ मेल, आधा लीटर कम होता है। इट ऑल्सो फाइट इन्फेक्शन और रेगुलेट टेम्परेचर। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, जो ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, वेस्ट अराउंड द बॉडी। बॉडी ऑल्सो फाइट इन्फेक्शन, रेगुलेट टेम्परेचर। ब्लड हैज 4 कंपोनेंट इनके होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। देखिए, ब्लड में होते हैं आरबीसी और प्लाज्मा, ठीक है। तो अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है, और जो हमारा पूरा ब्लड है उसका 54% तो प्लाज्मा ही होता है। इसमें भी आपका 92% वाटर होता है। इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है उसमें मेंटेन करना। अब जब भी आपका ब्लड जो है लॉस होता है, तो क्लॉटिंग के लिए जो भी प्रोटीन चाहिए वो प्लाज्मा में मौजूद होती है। उसके बाद पीएच मेंटेन करता है पूरी बॉडी में ये, ठीक है, प्लाज्मा। नेक्स्ट देखते हैं। आरबीसी के बारे में हम जाने तो देखिए, ये कैरी करता है ऑक्सीजन, डिस्क शेप का होता है, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन इनेबल द सेल टू पिक अप एंड डिलीवर द ऑक्सीजन टू द अदर पार्ट। हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन को लेता है और अदर पार्ट तक छोड़ के आता है। देन पिकअप फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और इसको फिर टिश्यूज तक छोड़ता है या ऑर्गन तक छोड़ता है, फिर वहां से एक्सचेंज होता है। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 20 से 120 दिन होती है। और उसके बाद इसमें एक पिगमेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, आर एंड आर देन ब्रोकन डाउन इनटू पिगमेंट, और फिर उसके बाद ये टूट जाता है किसमें, बिलिरुबिन में और बिलिवर्डिन में, लिवर में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद इट डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन लिवर और स्प्लीन, इसमें लिवर में और स्प्लीन में जाके ये डिस्ट्रक्शन होता है इसका। और लिवर इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का इसको ग्रेवयार्ड कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जब डिस्ट्रॉय होता है ना सारा, तो इसको ग्रेवयार्ड कहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ, मेड इन बोन मैरो। और ये आरबीसी बनती कहाँ है, ये आपकी बोन मैरो में बनती है। दे हैव नो न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन रिच हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी मतलब लो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट देखते हैं। डब्ल्यूबीसी, ये डिफेंड बॉडी का जो इन्फेक्शन है उसको डिफेंड करती है। ल्यूकोसाइट कहते हैं, व्हाइट सेल्स आर द बॉडीज प्राइमरी डिफेंस। एक्शन इन्फेक्शन जो आपका होता है, जो प्राइमरी आपका इम्यूनिटी होती है उसको मेंटेन करते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है। दे कैन मूव आउट द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच टिश्यू, ये ब्लड से बाहर आके फिर आपके वहां टिश्यू ऑर्गन पे पहुंच के फिर फाइट करते हैं इन्फेक्शन से, कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे आर एसेंशियल फॉर गुड, और ये बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। इनकी लाइफ स्पैन 1 से 2 दिन होती है। डब्ल्यूबीसी हैव न्यूक्लियाई, इनके अंदर न्यूक्लियाई होते हैं। और आर ऑल्सो, ये भी बोन मैरो के अंदर बनते हैं। प्लेटलेट्स के लिए, क्लॉटिंग के लिए मैंने पहले भी बताया था कि जब भी क्लॉटिंग होगी ये प्लेटलेट सारे इकट्ठे हो जाएंगे वहां पर, और क्लॉट आपका ब्लड को लॉस होने से बचाएंगे, ठीक है। जो डैमेज होता है ब्लड का, ब्लड वेसल्स का, तो ये कंट्रोल करते हैं वहां पे आके। ये स्टडी पूरी हिमेटोलॉजी कहलाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट इज एन ऑर्गन दैट पंप ब्लड। हमारी बॉडी में जो जितना ब्लड पंप किया जाता है वो ह्यूमन हार्ट करता है, ठीक है। वाया सर्कुलेटरी सिस्टम, एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके थ्रू ब्लड जो है पंप किया जाता है, पूरी बॉडी में पहुंचता है, और वह सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द टिश्यू, और सारे टिश्यू तक जब ब्लड जाएगा तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी जाएगा, न्यूट्रिएंट भी जाएगा। और एंड रिमूविंग, अब जब वो वापस आता है, डैमेज जो पार्ट होता है, वेस्ट होता है, या खराब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी वापस आता, ब्लड के थ्रू ही आएगा वो उसको भी फिर
निकाला जाता है। वो पूरा सिस्टम समझेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, द ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, तो आप इसको मान लो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और इसको मान लो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद द वॉल ऑफ मसल्स कॉल्ड सेप्टम, ये बीच में एक वॉल होती है जिसे सेप्टम कहते हैं, ये सेपरेट करता है दोनों को, यानी कि दोनों चारों तरफ का जो ब्लड है वो मिक्स ही नहीं हो पाता, ठीक है, सेपरेट करता है सेप्टम। वॉल्व प्रिवेंट बैक फ्लो, फिर यहाँ पे कुछ वॉल्व भी होती है जो बैक फ्लो रोकती है ब्लड का, ताकि जो ब्लड है एक ही डायरेक्शन में जाए, है ना, ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन में जाए थ्रू द हार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम हार्ट का फंक्शन थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए दो पाथवे यहाँ फॉलो करते हैं, पल्मोनरी और सिस्टमैटिक। अब सुनो, पल्मोनरी सर्किट में क्या होता है। सबसे पहले जो ये वाला तो आपका राइट ऑरिकल और या राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका एओर्टा है, ठीक है, ये सारे वॉल्व है यहाँ पर। अभी एक एक करके देखेंगे हम। सबसे पहले देखिए कि इन द पल्मोनरी सर्किट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हो रहा है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीव द राइट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ पर ब्लड आया है, क्या आया, कैसा ब्लड है, ये डीऑक्सीजन की ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है, वो ब्लड अब जाएगा कहाँ से, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है, यहाँ लिखा है ना, पल्मोनरी आर्टरी ट्रैवल टू लंग्स पे जाएगा, लंग्स से वहां से ऑक्सीजन, ऐसा ब्लड लेगा जिसके अंदर प्यूरिफाइड ब्लड लेगा जिसके अंदर ऑक्सीजन होगा, ठीक है। अब वो जो ब्लड है वो आपका आएगा लेफ्ट आर्टरियम पे, लेफ्ट आर्टरियम पे किसके थ्रू आएगा, ये आएगा वाया पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लंग्स से ले लिया उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन से ये आगे लेफ्ट आर्टरियम पे। अब ये जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पे। जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल पे पहुंचेगा तो एओर्टा जो है, एओर्टा ये सबसे बड़ी चीज, ये आपकी आर्टरी लेके जाएगी, ये प्यूरिफाइड ब्लड को लेके जाएगी और पूरी बॉडी में ये सप्लाई कर देगी। तो यहाँ लिखा है ना, सिस्टमेटिक सर्कुलेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल को छोड़ देगा और एओर्टा से होता हुआ एंटर कर जाएगा आर्टरी और कैपिलरी में और पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगा ऑक्सीजन। तो ये होता है पूरा सिस्टम। अब देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न वाया वेन टू द वेना कैवा। अब फिर से क्या होगा, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो भी आपका ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ये आपका कहाँ आएगा, हार्ट के राइट आर्टरी, हार्ट के राइट आर्टरी। हार्ट कंटेन पेसमेकर, हार्ट में पेसमेकर सेल्स होती हैं जो कि आपके हार्ट बीट कंट्रोल करती हैं, है ना। एओर्टा इज द मेन आर्टरी होती है आपके हार्ट की। पल्मोनरी आर्टरी ओनली आर्टरी होती है जो ऑक्सीजन कैरी करती है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड कैरी करती है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। और पल्मोनरी आर्टरी कैरी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर ये लंग्स तक लेके जाती है। वेन्स हैव वॉल, वेन्स में वॉल्स होती हैं जो कि बैक फ्लो को रोकती हैं, ब्लड के ब्लैक फ्लो को रोकती है, वापस ना, ब्लड वापस ना जाए उसी में वेन्स में, तो उसको रोकती हैं वॉल्व्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एओर्टा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है पूरी बॉडी में, और इट कैरीज कैसा ये ब्लड लेके जाती है, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है उसको हार्ट से पूरे बॉडी रेस्ट पार्ट तक ले जाती है। वेना कैवा क्या है, ये लार्ज वेन है जो कि ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हेड से नेक से कहीं से भी लेके आके हार्ट तक पहुंचाती है। और वेन्स क्या होती हैं, वेन्स आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड, वो ब्लड को कैरी करती हैं टू द हार्ट और इवन फ्लो बनाए रखती है। दे हैव थिन ल्यूमेन, लार्ज ल्यूमेन होता है उनमें, और वॉल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं। A pulse is an alternate contraction and relaxation of an artery as the blood passes through. पल्स क्या होती है, जैसे जैसे ब्लड आपका वहां से पास होगा, ठीक है, और वेन्स में तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उसी को पल्स कहते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, एक फोर्स होता है ब्लड का जो कि ब्लड वेसल्स की वॉल पे लगता है। ये मान लीजिए यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, इसकी ये वॉल्स हैं, उन पे जो प्रेशर लगता है इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। स्फेग्नोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर को नापता है। नॉर्मल होना चाहिए 180 से 120 से 80,
और एस्थेरोस्क्लेरोसिस एक हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज वॉल ड्यू टू द बिल्टअप ऑफ फैटी डिपॉजिट। फैटी डिपॉजिट जब हो जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो ये कंडीशन होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, जो आर्टरीज में हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, स्मोकिंग की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। डाइट हाई इन सैचुरेटेड, अगर आप सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं तो भी बीपी बढ़ेगा, ठीक है। एक्सरसाइज से ये कम होता है, लो बीपी होता है। और एक्सरसाइज हेल्प इन लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर जो लो करना है तो एक्सरसाइज करना होगा। उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग वगैरह अगर हम देखें तो फादर ऑफ ब्लड कौन थे, कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किया। उसके बाद De Castello Sturridly discovered AB blood group। AB blood group किसने दिया, De Castello Sturridly। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम पढ़ रहे हैं और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउ एन ऑर्गेनिज्म टू रैपिडली प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग। इससे क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑफस्प्रिंग एक टाइम में बना सकता है विदाउट द टाइम एंड रिसोर्स कमिटेड टू कोर्टशिप। अच्छा, बिना किसी मीटिंग के ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है, अब देखिए इसमें द हाइड्रा, जैसे उसके बर्ड्स, अगर आपने कभी हाइड्रा वाला पढ़ा हो तो यहाँ पर उसके बर्ड्स आ जाती हैं और बर्ड्स ये बढ़ती चली जाती हैं, फिर ये डिटैच हो जाता है, तो उस तरीके से ये ऑफस्प्रिंग इसके बॉडी से निकल आते हैं। हाइड्रा प्रोड्यूस बर्ड्स। और उसके बाद स्टार फिश कैन रीजनरेट एंटायर बॉडी फ्रॉम द, अगर स्टार फिश है उसका बॉडी का कोई एक फ्रेगमेंट है तो वो अपने आप से एक नई बॉडी बना लेता है। इस तरीके की एबिलिटीज जो होती है ऑर्गेनिज्म में, उसको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल है, फ्यूजन होगा यहाँ पे। और फ्यूजन किसका होगा, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का, और डिप्लॉयड जायगोट बनेगा। स्पर्म्स आर मेल गैमिट और ओवा जो होते हैं फीमेल गैमिट होती है। मेयोसिस होगा, प्रोड्यूस सेल्स दैट आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। मेयोसिस जो होता है उसमें जो सेल्स है वो एक दूसरे से अलग होती हैं। मेयोसिस में काफी वैरायटी होती है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को और डिटेल में देखें तो यहाँ गोनेट्स आर सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस गैमेट्स। ऐसे ऑर्गन जो कि आपका गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं गोनेट्स कहलाते हैं। मेल गोनेट्स में टेस्टिस जो कि स्पर्म बनाती है, मेल सेक्स हार्मोन हार्मोन भी वहाँ बनते हैं। और फीमेल गोनेट्स क्या हो गए, ओवरीज हो गई जहाँ की एग प्रोड्यूस होता है, और फीमेल सेक्स हार्मोन भी वहाँ पे बनते हैं। अब आपका द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन बिगिन एट प्यूबर्टी टाइम पे बनना शुरू हो जाता है, थ्रू आउट लाइफ बनता रहता है। सेवरल हंड्रेड मिलियंस ऑफ स्पर्म बीइंग प्रोड्यूस ईच डे, बहुत सारे बनते हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म। वंस स्पर्म फ्रॉम वंस स्पर्म फॉर्म दे मूव इनटू एपिडिडाइमस। जब स्पर्म बन जाते हैं तो फिर ये कहाँ जाते हैं, एपिडिडाइमस में जाते हैं। और वेयर दे बिच्योर, फिर वो वहाँ पे बिच्योर होते हैं, स्टोर होते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है पे जाते हैं। ट्रस यू ओवरिस फैलोपियन ट्यूब और सर्विक्स और वेजाइना इसमें इन्वॉल्व होती है। द मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रिपेयर द बॉडी फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ये आपकी बॉडी को, जो ह्यूमन जो फीमेल बॉडी है उसको प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे आपके ऑर्गन्स हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि इनके बारे में भी आता है क्वेश्चन। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है ये कैन अफेक्ट द सेक्स पार्टनर, फीटस, फीटस को भी इम्पैक्ट करती है, न्यू बॉर्न बेबी को। और उसके बाद इनकी तीन कैटेगरी है। कैटेगरी नंबर वन में तो ये जो यूरिथ्रा है उस पर इन्फ्लेमेशन आ जाता है, और एपिडिडाइमस में, उसके बाद सर्विक्स में, ओविडक्ट में, तो ये सभी इन्फ्लेमेशन यहाँ पर सारा आ जाता है। और ये इसमें आते हैं आपके गोनोडा, क्लेमाइडिया, कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कैटेगरी वन में आती है। बोथ डिजीज कैन बी ट्रीटेड, इनको ट्रीट किया जा सकता है एंटीबायोटिक्स से। कैटेगरी टू देखिए यहाँ पे, एक और है कैटेगरी थ्री, देखती हूँ मैंने मेंशन किया है कि नहीं। कैटेगरी टू देखिए यहाँ पे, दैट प्रोड्यूस सोर इन द एक्सटर्नल जेनाइटल। अब इससे क्या होता है, वहां पर बहुत सारे सोर हो जाते हैं। जेनाइटल हर्पीज इज द मोस्ट कॉमन डिजीज इन दिस क्लास। कैटेगरी टू में हो जाता है आपका जेनाइटल हर्पीज।
सिम्टम ऑफ हर्बीज कैन बी ट्रीटेड, इसको भी ट्रीट किया जा सकता है एंटीवायरल ड्रग्स से। बट अगर इन्फेक्शन कंट्रोल, बट द इन्फेक्शन कैन बी क्योर्ड, एंटीवायरल ड्रग से ट्रीट कर सकते हैं और इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। सिफिलिस इज अ बैक्टीरियल कॉज्ड इन्फेक्शन एंड कैन, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो डेथ भी हो सकती है ना। तो डिजीज इज क्यूरेबल विद एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक से इसको क्योर किया जा सकता है। थर्ड भी है, पर शायद मैंने देखो में मेंशन किया है कि नहीं। देखिए कैटेगरी 3 में आता है एड्स और हेपेटाइटिस, और ये आपको सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से या इन्फेक्टेड ब्लड से फैलता है। पूरी बॉडी ही इसमें इन्फेक्टेड हो जाती है, और इन्फेक्शस पर्सन में अपीयर सिम्टम फ्री रहता है सालों तक, और इन्फेक्शन होने के बावजूद भी उसे नॉर्मल महसूस होता है, सिम्टम ही नजर नहीं आते। तो ये होता है कैटेगरी 3 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। प्लांट के रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें जो फीमेल पार्ट होता है उसकी हम बात कर रहे हैं फिलहाल, तो उसमें होता है स्टैमेन, कार्पेल, और कार्पेल को ही हम पिस्टल कहते हैं, और कलेक्टिवली इनको गाइनोशियम कह सकते हैं। पॉलिन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट प्लांट का वो कैरी करता है अपने साथ, और ये बनता है मियोसिस से। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तब आपका मेल गैमेटोफाइट बनता है। लोकेटेड, अब ये कहाँ होता है, ये आपका एंथर्स में होता है। ठीक है, एंथर में होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, वहां पर ये बनता है। देखिए पॉलेंस हम पढ़ रहे हैं और पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं, और थोड़ा फर्टिलाइजेशन देखेंगे प्लांट्स का। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है पॉलेंस एंथर से स्टिग्मा में, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। अगर तो ये एंटोमो, अगर ये इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो उसे एंटोमोफाइली, और अगर हवा से हो रहा है विंड से एनिमोफिली कहते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं जिसमें कि बर्ड्स, बैट और वाटर आते हैं। अब देखिए जैसे ही आपका पॉलिन से यहाँ पर आया तो पॉलिन से पॉलिन ट्यूब यहाँ निकलेगा, पॉलिन ग्रेन से यहाँ एक पॉलिन ट्यूब निकलेगा, वो जाके आपका ओवरी में एंटर कर जाएगा, और जाके ओवरी से ओव्यूल को अंदर जाके फिर वहां पर एग को फ्यूज कर देगा। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं, ये आपका ओवरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। ये आपका पॉलन ट्यूब जो मैंने बताया, ये पॉलन ट्यूब है। ये पॉलन ट्यूब ओवरी से अंदर जाता हुआ ये आपका ओव्यूल है, उसमें जाके एक्स सेल को फ्यूज करेगा। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम होता है, और फिर क्या बनता है, फिर ये जो ओवरी है ये स्वेलअप कर जाती है, ये बन जाती है फ्रूट, और ओव्यूल बन किसमें, एग जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड्स में चेंज हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पढ़ रहे हैं और उसके स्टेजेस देखिए। सबसे पहला ये माउथ में खाना गया, ओइसोफेगस में गया जो फूड पाइप है आपका, वहां से ये स्टमक में जाएगा, फिर ये आपका पेनक्रियाज में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये जो पेनक्रियाज है जो अपने जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ता है, तो वहां पे डाइजेशन होगा, और उसके बाद जो है बाइल जूसेस वगैरह जो होंगे वो आपके लिवर के नीचे जो गॉल ब्लैडर है वहां स्टोर होंगे, और आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन से फिर फाइनली जो फूड जो वेस्ट है वो वहां से वाटर जो है वो अब्सॉर्ब हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और एनस से बाकी बचा हुआ वेस्ट जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। थोड़ा शॉर्ट में कर दिया यहाँ पे, हम थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले देखिए माउथ एंड फैरिंग्स, यहाँ क्या हो रहा है, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। जो आपने खाना खाया उसमें तो है स्टार्च, अब वो उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, बाय द प्रोडक्शन ऑफ सेलेवरी अमाइलेज। ये सेलेवरी अमाइलेज कहाँ से आएगा, ये आएगा सेलेवरी ग्लैंड से। ये सेलेवरी ग्लैंड से निकला सेलेवरी अमाइलेज और तोड़ देगा किसको, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद देखिए दिस मिक्सचर ऑफ फूड और सलाइवा, अब क्या होगा, जो फूड होगा और सलाइवा वो जाएगा आपका फैरिंग से होते हुए ओइसोफेगस में जाएगा, ओइसोफेगस के बाद ये जाएगा स्टमक में। वहां पर मौजूद होगा गैस्ट्रिक जूस जिसको हम कहते हैं HCl, और ये गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या मिलेगा हमें, पेप्सिनोजन और म्यूकस प्रेजेंट होगा। तो अब हम देखते हैं ये जो HCl है इसमें ये कर क्या रहा है, ये आपका एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है जो आपको खाना के साथ आया है, दूसरा स्टोमक में जो पीएच है उसको भी घटा रहा है जो कि 1.5 से 2.5 होता है। इट लोअर्स द पीएच ऑफ स्टोमक, ये इसलिए इस पीएच को कम करता है कि पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट हो जाए, पेप्सिन इज एक्टिवेटेड। पेप्सिनोजन एक एंजाइम है दैट स्टार्ट, जैसे पेप्सिन एक्टिवेट होगा तो एक एंजाइम बनेगा जिसे कहते हैं पेप्सिनोजन, वो आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा एंड कंट्रोल द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। अब इससे क्या होगा, प्रोटीन का
ब्रेक डाउन होगा और प्रोटीन किस में टूट जाएगी, पेप्टाइड्स में टूट जाएगी। ठीक है, समझ आया? नहीं समझ में आया तो दोबारा आप इसको स्टार्ट रिप्ले करके सुन लीजिएगा, क्योंकि दोबारा रिपीट करने से क्या लंबा ही हो रहा है। उसके बाद काइम इज द मिक्सचर ऑफ एसिड एंड फूड इन द स्टमक। काइम क्या है, एक मिक्सचर है किसका, एसिड और फूड का स्टमक के अंदर। ये फिर अब जो काइम है ये स्टमक में से अब जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। ठीक है, वहां क्या हो रहा है, चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एक मेजर साइट है डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के न्यूट्रिएंट के। ये आपका 6.7 मीटर लंबा होता है। और सबसे पहला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। अब सबसे पहले आप देखिए शुगर जो है जो खाने के साथ आई थी, और जो अमीनो एसिड है ये आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं वाया कैपिलरीज इन ईच विलाई। देखो विलाई जो फिंगर जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, ये आपके यहाँ पर ही आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये जो आपका शुगर और अमीनो एसिड है ये आपके ब्लड में चली जाती है वाया कैपिलरी। जो कैपिलरी प्रेजेंट होती हैं विलाई पे, उसके थ्रू होते हुए ये ब्लड स्ट्रीम में ये पहुंच जाती है। उसके बाद ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है, वो फिर ये चले जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, और स्टार्च और ग्लूकोज ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होके इनटू माल्टेज में ब्रेक डाउन हो जाता है बाय इंटेस्टाइन एंजाइम। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम होते हैं उनके थ्रू जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है उनको तोड़ दिया जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। Maltose and sucrose and lactose are rich carbohydrate present in the small intestine. They are absorbed by, अब उसके बाद ये सारी जो चीजें हैं ये माइक्रोविलाई इनको अब्सॉर्ब कर लेंगी। यहाँ पर जो माइक्रोविलाई है वो अब्सॉर्ब कर लेंगी। एंजाइम इन द सेल कन्वर्ट दीज डाइसैकेराइड इनटू मोनोसैकेराइड एंड देन लीव द सेल एंड एंटर इन द स्कैपुलरी। अब जो एंजाइम्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये इन डाइसैकेराइड्स को, यानी कि ये वाली जो शुगर है ना, माल्टोज शुगर लैक्टोज, इनको मोनोसैकेराइड में चेंज कर देगी, और फिर उसके बाद ये अपने सेल से निकल के कैपिलरीज के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में ये मिक्स हो जाएंगे। यहाँ देखिए लिवर क्या कर रहा है, द लिवर प्रोड्यूस एंड सेंड बाइल। लिवर में बनता है बाइल जूस, और बाइल जूस जो है ये अब जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, कैसे पहुंचेगा, बाय हेपेटिक डक्ट। बाइल में होता है कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, बिलिरुबिन और मिक्स ऑफ सॉल्ट। लिवर बहुत सारे रोल प्ले करता है, उनमें से कुछ यहाँ पर दिए हुए, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड, सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड इरेथ्रोसाइट यानी आरबीसी, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है जो पुरानी है, कन्वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू कंपोनेंट ऑफ बाइल, हीमोग्लोबिन को बाइल में चेंज करता है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज बाइल बनाने में, और उसके बाद ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करता है, एंड जब रिलीज करता है, जब आपका ब्लड बीपी जो है ना बहुत लो हो जाता है तब ये रिलीज करता है। फिर ये प्रोडक्शन करता है यूरिया का भी, किससे, अमोनिया ग्रुप से, और अमोनिया से ये बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है। गॉल ब्लैडर इज स्टोर एक्स्ट्रा बाइल, एक्स्ट्रा बाइल जो होता है उसको स्टोर करता है बाद में रिलीज करने के लिए। वी कैन लिव विदाउट गॉल ब्लैडर, हम लोग गॉल ब्लैडर के बिना रह सकते हैं, इवन बहुत सारे लोग रिमूव भी कर देते हैं, स्टोन वगैरह हो जाती है जिस वजह से। लेकिन हाँ, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जो है ना एक अमाउंट ऑफ फैट जो वो खा रहे हैं वो एक ठीक ठाक होना चाहिए। जॉन्डिस, जॉन्डिस यानी कि जो पीलापन स्किन में आ जाता है वो क्यों हो जाता है, तो यहाँ हम लिवर डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जब आपको जॉन्डिस हो जाता है, स्किन पीला पड़ जाती है, वो होता है इसलिए कि जो हीमोग्लोबिन है उसके जो प्रोडक्ट है वो टूट टूट के ब्रेक डाउन होकर ब्लड में आ जाते हैं, और जिससे लिवर प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जॉन्डिस हो जाता है। उसके बाद हेपेटाइटिस ए बी सी अगर हो जाता है तो भी लिवर काम नहीं करता है, लिवर डैमेज होता है। सिरोसिस क्या होता है, जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको लिवर सिरोसिस हो जाता है, उनका लिवर काम नहीं करता है। उसके बाद जो बायोकेमिकल फंक्शन है, अगर सिरोसिस हो गया है तो वो भी नहीं ठीक से हो पाते हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोटीन है जो कि आपके लिवर में बनती है, सिंथेसाइज होती है, तो फिर वो भी नहीं बनेंगी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन देख लेते हैं, इट इज मेड अप ऑफ कॉलन, सीकम, अपेंडिक्स और रेक्टम। सीकम कहाँ है, ये रहा सीकम, अपेंडिक्स हो गया ये, ठीक है, और ये रेक्टम हो गया, और ये कॉलन हो गया। ठीक है, हो गया सारे। अब होता क्या है, जब खाना पूरा पच जाता है, पूरा जो उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है, यानी कि जो सॉल्ट और पानी है, वो तो लार्ज इंटेस्टाइन ले लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर।
उसके बाद जो वेस्ट है वो आपका रेक्टम के थ्रू वहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये था आपका लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन। विटामिन जो है आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए जरूरी होते हैं। दे कैन नॉट बी मेड बाय बॉडी के द्वारा बनाए नहीं जाते हैं एंड आर नीडेड इन ट्रेस अमाउंट, थोड़े से अमाउंट में चाहिए रहते हैं लेकिन जरूरी होता है। उसके बाद विटामिन में एक्ट एज एंजाइम को फैक्टर की तरह भी काम करते हैं। विटामिन फैट सोल्यूबल के क्वेश्चन भी आता है और वाटर सोल्यूबल का भी क्वेश्चन आता है, तो कीड़ा याद कर लो फैट सोल्यूबल के ई डी ए कीड़ा, और उसके बाद वाटर सोल्यूबल बी सी। ठीक है, विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन कौन से वाटर सोल्यूबल है कौन से फैट सोल्यूबल है, तो याद कर लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के का नाम पूछा जाता है भाई, कई बार नाम पूछते, फाइलोक्विनिन। विटामिन के का नाम क्या है? फाइलोक्विनिन। कहाँ से मिलेगा? ग्रीन वेजिटेबल से मिलेगा, सोयाबीन में मिलेगा। ह्यूमन बॉडी कैन प्रोड्यूस विटामिन के थ्रू द जर्म्स इन द कॉलन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जर्म्स होते हैं उसके थ्रू विटामिन के प्रोड्यूस कर सकती है ह्यूमन बॉडी। उसके बाद ये क्या काम कर रहा है? ये यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, ब्लीडिंग को रोकता है। उसके बाद मेंटेन हेल्थ ऑफ लिवर, जो लिवर है उसको मेंटेन करता है। सिम्टम्स क्या होते हैं अगर इसकी कमी हो जाए? तो अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो जाती है फ्रॉम वूंड्स, जो घाव है वहां से अनकंट्रोल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है ड्यू टू क्लॉटिंग डिफिकल्टी, क्लॉट नहीं हो पाता है और जो है ब्लीडिंग, अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो जाती है। उसके बाद सिम्टम्स एक्सेस हो जाए कैन लीड टू लिवर डैमेज, हो सकता है ज़्यादा ही सिम्टम हो जाए, यानी कि विटामिन के बहुत ही कम हो जाए तो लिवर डैमेज हो जाएगा। इसका भी नाम पूछते, विटामिन ई का टोकोफेरोल। ब्यूटी विटामिन है भाई, ये इसको सुंदरता के लिए लिया जाता है, एंटी स्टर्डिटी के लिए लिया जाता है, मतलब अगर उसके बाद बेटा इसके सोर्स क्या है आपके? ग्रीन लीफी और उसके बाद व्हीट सीरियल्स, नट्स, ये सब में, योगर्ट में। फंक्शन इसका क्या है? नॉर्मल कंडीशन ऑफ द सेल मेंटेन करता है, हेल्दी स्किन। उसके बाद प्रोटेक्ट आरबीसी, एंटीऑक्सीडेशन, इनहेंस इम्यूनिटी को इनहेंस करने में काम आता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, हमने दोनों डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं सिम्टम क्या है। अगर विटामिन ई अगर आपका टोकोफेरोल की बात कर रही थी, वो डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है? तो देखिए, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, और उसके बाद लो थायरॉक्सिन लेवल, फर्टिलिटी डिजीज हो जाती है, फटीगनेस रहती है, हेडेक, डिजीनेस, स्टोमक डिस्कम्फर्ट हो जाता है, पुअर एपेटाइट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। ये तो सनशाइन वाला विटामिन है, इसको एग यॉक से, कॉड लिवर से, फिश से, है ना, मिलता है हमें। उसके बाद हमारी स्किन ऑल्सो प्रोड्यूस, हमारी स्किन भी विटामिन डी बनाती है व्हेन एक्सपोज टू, अगर सनलाइट पे हम रहेंगे तभी बनाती है। इससे क्या होता है? हेल्प बॉडी टू अब्सॉर्ब कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में, विटामिन डी होगा तो कैल्शियम और फॉस्फोरस अब्सॉर्ब होंगे। एज टू मेंटेन बोन्स और टीथ को मेंटेन करने में, मेंटेन नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन ब्लड। और क्या करता है विटामिन? कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, नॉर्मल लेवल को। डिफिशियंसी हो जाए तो क्या हो जाता है? रिकेट्स, है ना, और ऑस्टियोमेलाइसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। सिम्टम ज्यादा अगर एक्सेस हो जाए, ज्यादा हो जाए तो कैल्सीफाइड कार्टिलेज, हाई कैल्शियम लेवल इन द ब्लड कॉज एबनॉर्मल। अगर ज्यादा कैल्शियम हो जाए तो आपको हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट बीट प्रॉब्लम आ सकती है, डैमेज हो सकते हैं ऑर्गन, किडनी में डैमेज आ सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया, सोर आई, इची आई, ये सब हो जाता है विटामिन डी से। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ए, रेटिनॉल। रेटिनॉल सारे डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है ना, कॉड लिवर में, डार्क ग्रीन लीफी, येलो वेजिटेबल्स में। इसका फंक्शन क्या होता है? मेंटेन आई हेल्थ, हमारी आंखों की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करता है, प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटेन हेल्दी बोन्स एंड टीथ, है ना, इनहेंस प्रोटेक्शन एंड जनरेशन ऑफ सेल। उसके बाद मेंटेन हेल्थ रेस्पिरेटरी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मेंटेन हेल्दी हेयर, नेल्स, स्किन, इजी है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ड्राई स्किन हो जाती है, पुअर ग्रोथ, इसके स्टमक डिस्कम्फर्ट, वीक बोन, टीथ सिम्टम्स जो होते हैं वो भी आपका दिखने लगते हैं इनकी कमी की वजह से, ड्राई स्कैल्प हो जाते हैं, पीलिंग एंड इची स्किन होती है, रैश, हेयर लॉस, पुअर एपेटाइट,
ये सब होता है, वॉमिटिंग, स्टमक, लिवर इंजरी, स्टमक डिस्कम्फर्ट, हेडेक, बोन पेन, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, ये सभी हो जाता है। विटामिन बी 1 पढ़ रहे हैं, थायमिन बोलते हैं इसे, और ये स्प्राउट्स में मिलता है। उसके बाद डिजीज जो है वेरी वेरी डिजीज हो जाती है। बी 2 को हम राइबोफ्लोविन बोलते हैं, ये हमें काउ मिल्क से मिलती है, और इससे एक डिजीज हो जाती है अल्सरेशन और सिलोसिस। उसके बाद बी 6 को पैराडॉक्सिन बोलते हैं, ये हमारा जो ब्रेन की फंक्शनिंग है उसके लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरा, ये कुछ हार्मोन बनाने के बड़ा काम आता है, सेरोटोनिन और नॉरएफ्रेन, जिससे कि हमारा जो मूड, ये हमारे मूड कंट्रोल में काम आते हैं ना, तो उसको बनाने के लिए हमें पायरोडॉक्सिन की जरूरत पड़ती है। एंड मेलाटोनिन, मेलाटोनिन को बनाने के लिए, विच हेल्प टू रेगुलेट बॉडी क्लॉक। और मेलाटोनिन क्या करता है, बॉडी क्लॉक को मेंटेन करता है। इन सब के लिए हमें चाहिए क्या, हमें बी 6 चाहिए, यानी पैराडॉक्सिन चाहिए। सिम्टम्स, अगर इनकी इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, नर्वसनेस हो जाएगी, इंसोमिया, डिप्रेशन, मसल क्रैम्प, ये सब हो जाता है। विटामिन सी देखिए, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसके जो सोर्स होते हैं सिट्रस फूड होते हैं, जैसे ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, लेमन, ये सारे, स्ट्रॉबेरी, है ना, कीवी, ये सब, टोमेटो, ग्रीन लीफी। उसके बाद ये जो है ना, फंक्शन इनके देख लेते हैं। हेल्प सिंथेसाइज कोलेजन, प्रमोट ग्रोथ ऑफ रिपेयर ऑफ सेल्स, गम, टीथ, ब्लड वेसल्स एंड बोन, हेल्प हीलिंग आफ्टर ऑपरेशन और इंजरी के बाद ये हील करने में काम आते हैं। कैल्शियम और आयरन के एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं। इनहेंस इम्यूनिटी सिस्टम को इनहेंस करने में, स्कर्वी रोग में, गम में, इन्फ्लेमेशन ऑफ एंड ब्लीडिंग ऑफ, फॉल ऑफ टीथ, susceptibility of skin bleeding, burst of capillary vessels, weakness, fatigue, bone pain, swallow, aching, ये सारे जो है मेंटेन करता है विटामिन सी, तो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर ज्यादा हो जाए तो एब्डोमिनल पेन, डायरिया, किडनी स्टोन हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।